गुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले तो दासी सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हमें आप साध संगत माँ मिली है। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही दासी आशीर्वाद मांगती है, हे सच्चे पातशाह, अंतिम श्वासों तक इसी तरह हमें सतगुरु निरंकार दातार साध संगत माँ के साथ जोड़ के रखना। इसी तरह दासी परिवार सहित जुड़ी रहे और आनंद लेती रहे। और सतगुरु निरंकार दातार साध संगत माँ के आशीर्वाद से दासी जो ये विचार रखने जा रही है, इन विचारों में हमें यही समझाया गया है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझाते हैं कि संसार में नफरत, निंदा, वैर जैसी कितनी ही बातें, कितनी ही घटनाएं सामने आती रहेंगी। ये हमारा ध्यान नेगेटिविटी की तरफ खींचेंगी। अपने माइंड को, दिल को वापस पॉजिटिविटी की तरफ लाने से जीवन बहुत आसान हो जाता है। जब सच में इस परमात्मा, इस निरंकार से प्यार हो तो फिर सभी से प्यार ही करते जाएंगे और सभी में वो प्यार ही नजर आएगा। संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। ये स्टोरी है माँ और बेटों की। तो इसमें हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपनी माँ की भी, अपने पिता की भी सेवा करनी चाहिए। गुरु माता पिता का कर्जा तो हम कभी उतार ही नहीं सकते। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु कर्जा नहीं चुका सकता। कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। इसी तरह कहा है कि मात पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। साध संगत जी, इसमें यही समझाया है कि हम इनके उपकार को कभी ना भूलें और हम इनकी सेवा करें। कहते हैं साध संगत जी, कहते हैं कि किस तरह हमें समझाया गया है कि किस तरह हमें समझाया गया है कि एक गिरीश नाम का लड़का अपनी माँ को नर्सिंग होम में एक ऑटो रिक्शा के द्वारा लेकर आता है। और वो हॉस्पिटल में, संडे का दिन होता है, वार्ड बॉय ने कांच से बाहर देखा, शीशे से बाहर देखा। ऑटो रिक्शा वाले को पैसे देने के बाद एक व्यक्ति एक बेहोश महिला को गोद में उठाकर नर्सिंग होम में आया और बुजुर्ग महिला को बेंच पर लेटाते हुए पूछा, डॉक्टर साहब हैं? आगे से वार्ड बॉय ने गिरीश नाम के लड़के को कहा, आज संडे है, संडे को डॉक्टर साहब नहीं आते। तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए वार्ड बॉय से कहा, मैं गिरीश वर्मा हूँ और मैं डॉक्टर का रिश्तेदार हूँ। आगे से वार्ड बॉय ने कहा, ठीक है, आप उनके रिश्तेदार हैं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि उनको क्या हुआ है, इस बुजुर्ग माता को क्या हुआ है। तो आगे से गिरीश ने कहा कि ये मेरी माँ है, बुजुर्ग हैं, बाथरूम में गिर गई और फिर होश नहीं आया। अब रुक रुक कर सांसें ले रही हैं, अब बेहोश हैं और 6 महीने पहले इन्हें लकवा हुआ था, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला दें। आगे से नर्स ने कहा, देखिए, मरीज की ऐसी हालत को देखते हुए डॉक्टर का इंतज़ार करने से अच्छा है कि आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, इनको एडमिट कराना होगा। यहाँ डॉक्टर साहब के असिस्टेंट हैं, कहें तो एडमिट कर दूँ। आगे से गिरीश ने कहा कि मेरे और भी 3 भाई हैं, हम 4 भाई हैं और मैं अकेले यह फैसला नहीं ले सकता। उनके आए बिना मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ठीक है, नर्स ने कहा, ठीक है, जैसा आप सही समझे, लेकिन जल्दी कीजिए, पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। वैसे भी माँ जी की हालत गंभीर दिख रही है। कुछ देर में नर्सिंग होम में एक जेंट्स और एक लेडी आए और उन्होंने, वो गिरीश के बड़े भाई भाभी थे, उन्होंने आते ही पूछा, क्यों रे गिरीश, क्या हुआ माँ को?
आगे से गिरीश ने कहा, रमेश भैया, माँ बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई है, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे हैं, ऑटो रिक्शा में लेकर यहाँ तक आया हूँ, डॉक्टर है नहीं और ये लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। इतना कहकर वह गिरीश रो पड़ा। आगे से उसके बड़े भैया, गिरीश के बड़े भैया ने कहा, एडमिट कराने में क्या प्रॉब्लम है? रमेश ने वार्ड बॉय से पूछा, क्यों भाई साहब, माँ को एडमिट क्यों नहीं कर लेते? वार्ड बॉय ने कहा कि 2000 रुपये जमा कर दीजिए, हम पेशेंट को एडमिट कर लेंगे। आगे से उसने कहा, रमेश ने कहा, भाई डॉक्टर साहब हमारी जान पहचान के हैं, पैसा जमा कराने का नियम भी उन्हीं का है, देखिए आप पैसे जमा करा दें ताकि मरीज को हम सही ट्रीटमेंट दे सकें। जब रमेश ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब तो हमारी जान पहचान के हैं, तो वार्ड बॉय ने कहा, वो तो बात ठीक है, लेकिन पैसा जमा कराने का जो रूल है ये भी डॉक्टर साहब का ही है। देखिए आप पैसे जमा करा दें ताकि पेशेंट की हम सही ट्रीटमेंट कर सकें। आगे से रमेश ने पैसों पर जोर देते हुए अपने छोटे भाई गिरीश से कहा, क्यों रे गिरीश, पैसे क्यों नहीं जमा कराए? आगे से गिरीश ने कहा, रमेश भैया, 4 महीने से माँ मेरे यहाँ है, उनकी देखभाल और दवाई का खर्च मैं ही उठा रहा हूँ। नगर निगम के मोहरे को मिलता ही कितना है? हम चारों भाइयों ने मिलकर तय फिक्स किया था कि 3-3 महीने माँ को अपने पास रखेंगे। शैलजा, माँ की देखभाल करो, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। रमेश ने अपनी पत्नी शैलजा से कहा, शैलजा तुम माँ की देखभाल करो, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। रमेश स्कूटर लेकर नर्सिंग होम से बाहर निकला। एक टेलीफोन बूथ पर रुककर उसने सबसे बड़े भाई शिव प्रकाश को फ़ोन लगाया। उसने कहा, भैया माँ बहुत सीरियस है, गिरीश उनको नर्सिंग होम में लेकर आया है, आप जल्दी पहुँचे और हाँ 3000 रुपये रख लें, मैं भी कुछ रकम लेकर डॉक्टर साहब को लेते हुए पहुँच रहा हूँ। इतना कहकर रमेश ने फ़ोन रख दिया। शिव प्रकाश की पत्नी सविता ने पूछा, किसका फ़ोन था? आगे से उसने सविता ने पूछा कि किसका फ़ोन था? तो रमेश ने कहा कि नर्सिंग होम में माँ एडमिट है और उसने कहा है कुछ पैसे भी रख लेना। आगे से शिव प्रकाश की पत्नी सविता ने कहा, पैसे रखने ज़रूरी हैं, बड़ा हूँ तो उसने शिव प्रकाश ने कहा, बड़ा भाई हूँ तो फ़र्ज़ तो निभाना ही पड़ेगा। तो सविता ने कहा कि क्या रमेश के पास पैसे नहीं हैं? दोनों नर्सिंग होम के लिए सविता भी और शिव प्रकाश भी दोनों निकल पड़े। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने छोटे भाई गिरीश से कहा कि एडमिट कराने के लिए पैसे नहीं थे, फ़ोन क्यों नहीं किया? आगे से गिरीश ने कहा, भैया रमेश भैया को फ़ोन किया, आपको फ़ोन करेंगे कह रहे थे, इसी कारण मैंने फ़ोन नहीं किया। मुझे रमेश भैया ने बोला था कि मैं शिव भैया को फ़ोन कर दूँगा। तो आगे से शिव भैया ने कहा, क्या तुम फ़ोन नहीं कर सकते थे? भैया आपके यहाँ जब भी फ़ोन करते हैं आप नहीं हो का जवाब भाभी देती है, आप भाभी से पूछ लीजिए। शिव प्रकाश काउंटर पर पहुँचा और कहा कि चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। मैडम माँ को एडमिट करना है। तो उसने कहा, नर्स ने कहा, ठीक है आप फार्म भर दीजिए और 2000 रुपये जमा कर दीजिए। हम डॉक्टर साहब को अच्छे से जानते हैं। उसने भी यही बात कही कि हम डॉक्टर साहब को अच्छे से जानते हैं सर, मरीज़ को एडमिट करने से पहले कंस्टेंट ज़रूरी है। शिव प्रकाश ने माँ का नाम, पिता का नाम और उम्र बड़ी जल्दी लिख दी, लेकिन एड्रेस के कॉलम पर उसका पेन रुक गया। एक्सक्यूज़ मी मैडम, यह रुपए रखिए, मैं फ़ार्म भर देता हूँ। सॉरी सर, फ़ार्म ज़रूरी है, पेशेंट को कुछ हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेवारी आपने ही उठानी है। अच्छा गिरीश इधर आ। शिव प्रकाश ने अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, अच्छा गिरीश इधर आ, माँ को अभी
माँ माँ को अभी कहाँ रखना है, रमेश के पास या महेश के पास? महेश भैया के पास। भैया शिव प्रकाश ने महेश का फार्म पर एड्रेस लिख दिया, फॉर्म पर महेश का नाम लिख दिया, क्योंकि गिरीश के बाद अब महेश की बारी थी। महेश वर्मा के नाम से साइन कर दिए। नर्स ने फॉर्म लेकर पेशेंट को एडमिट कर जनरल वार्ड के 4 नंबर बेड पर भेजने के लिए वार्ड बॉय और नर्स को कहा। स्ट्रेचर लाकर दोनों माँ को 4 नंबर बेड पर ले गए। असिस्टेंट ने ब्लड प्रेशर नापा, थर्मामीटर लगाया और फिर ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। शिव प्रकाश, सविता और गिरीश कोने में खड़े थे। रमेश ने अपनी पत्नी के साथ शिव प्रकाश और सविता के पैर छुए। क्यों रमेश, कैसे हो? शिव प्रकाश ने पूछा। बस भैया, क्या बताऊं, बिजनेस में बहुत ही घाटा हो रहा है, आपके पैसे नहीं दे पाया। मेरी लाचारी देखिए, माँ को एडमिट कराने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। घबराहट में बोल गया होगा कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन भैया अभी मेरे पास ऐसी स्थिति नहीं है। मेरी स्थिति तो गिरीश से भी गई गुजरी है। यह समय इन बातों का नहीं है। अभी तो माँ की जान बचानी ज़रूरी है। जान बचाने के लिए तुम्हारे बड़े भैया हैं, उसके बाद कौन देखेगा? महेश को भी बुला लो ताकि वह यह ना कह सके कि उसको बताया नहीं। सविता ने कहा कि महेश को भी बुला लो ताकि महेश ये ना कहे कि मुझे नहीं बुलाया। आगे से उन्होंने कहा, देखो हम तीनों यही हैं, माँ की देखभाल करने का नियम चारों ने बनाया था। महेश को बात माननी होगी। सबसे पहले वह गिरीश को 1 महीने का पैसा दे दे, माँ को रखने और दवाई के खर्चे के लिए। माँ ठीक होती है तो 3 महीने अपने पास रखे। शिव प्रकाश ने अपनी तरफ से ये बात कह दी। रमेश ने पूछा, यदि नहीं रखना तो? कैसे नहीं रखेगा माँ, सबकी है, जिम्मेदारी भी सबकी है। बड़े भैया, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं 3 महीने भी रख सकूं, लेकिन सब पैसे की मदद करें तो मैं माँ को ज़िंदगी भर अपने पास रख सकता हूँ। सबसे छोटे बेटे गिरीश ने कहा कि मैं माँ को अपने पास रख सकता हूँ अगर कोई माँ की मदद पैसे से कर दे। महेश और उसकी पत्नी भी नर्सिंग होम में पहुँच गए, यानी कि चारों भाई हॉस्पिटल में आ गए। महेश ने कहा कि माँ कैसी है भैया? तुम्हें माँ से क्या अपने घर में नहीं रख सकते? लॉक लगाकर भाग जाते हो। बड़े आए पूछने वाले, गिरीश ने गुस्से में कहा कि बड़े आए तुम पूछने वाले, तुम माँ को अपने घर में नहीं रख सकते। आगे से उसने कहा, महेश कहने लगा, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगना चाहता, ज़रूरी काम था तो लोक लगा कर चला गया। 1 माह से इसी शहर में हो, माँ का ख्याल था तो क्यों नहीं आए माँ को देखने? गिरीश ने फिर गुस्से से महेश से कहा कि 1 महीने से इसी शहर में हो, माँ का ख्याल था तो माँ को देखने क्यों नहीं आए? गिरीश ने कहा कि मैंने ठेका नहीं ले रखा, मेरी अपनी परेशानी है, मैं माँ को नहीं। गिरीश ने नहीं कहा, महेश ने कहा कि मैंने ठेका नहीं ले रखा, मेरी अपनी परेशानी है, मैं माँ को नहीं रख सकता। हाँ, पैसे की सहायता करनी है तो मैं कर सकता हूँ। महेश, पैसे का घमंड ठीक नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास पैसे हैं तो गिरीश को माँ के 1 महीने का खर्चा और दवाई का खर्चा दे दो। कितना खर्चा हुआ है गिरीश तेरा, बता? महेश ने ऐसे अकड़ से, अभिमान से गिरीश से कहा कि कितना खर्चा हुआ तेरा, बता? भैया, यह जगह हिसाब किताब करने की नहीं है, अब माँ को बचाना है। और इतना कहकर गिरीश रो पड़ा। नर्सिंग होम में डॉक्टर की कार ने एंट्री किया। कार पार्क कर डॉक्टर सबके पास रुके और कहा, आज सारा वर्मा परिवार एक साथ, अच्छी बात है। डॉक्टर ने जनरल वार्ड में प्रवेश किया, एंट्री किया, 4 नंबर बेड के पास रुककर पेशेंट की नब्ज देखी और कहा कि विवेक टॉर्च लेकर आओ। जो वार्ड बॉय था विवेक, उसको कहा डॉक्टर ने कि टॉर्च लेकर आओ। वार्ड बॉय
टॉर्च लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने पेशेंट की आंखें खोली और टॉर्च से रोशनी डाली। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखी। पलकें बंद की और चादर उड़ा दी। बाहर निकलकर डॉक्टर ने शिव प्रकाश, सबसे बड़े बेटे शिव प्रकाश को बुलाया और कहा, सॉरी शिव प्रकाश, तुम्हारी माँ मर चुकी है। गर्मी के दिन है, लाश ज़्यादा देर नहीं रखी जा सकती। सवेरे जल्दी अंतिम संस्कार करवा देना, वरना स्मेल आने लगेगी। आगे से उसने शिव प्रकाश ने कहा, जी डॉक्टर साहब, मैं डिस्चार्ज पेपर बना देता हूँ। डॉक्टर ने कहा, मैं डिस्चार्ज पेपर बना देता हूँ। मैडम, शिव प्रकाश जी ने जो पैसे दिए हैं उनके पैसे वापस कर दो। एक ग्लूकोज की बोतल लगी थी, कोई बात नहीं। शिव प्रकाश जी पैसे वापस ले लेंगे, घर की बात है, ओके। भारी कदमों के साथ शिव प्रकाश वापस आया। माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई। डॉक्टर साहब का कहना है गर्मी का मौसम है, अंतिम संस्कार सुबह जल्दी करना है, वरना दुर्गंध आने लगेगी। मेरे घर में अंतरा और मिनी को पीएमटी की परीक्षा में एक पेपर देना है और पीएमटी की परीक्षा देनी है, 1 सप्ताह है, इसलिए अंतिम संस्कार और सब प्रोग्राम तुम तीनों में से किसी एक के यहाँ कराना ठीक रहेगा। मेरी तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, रमेश ने कहा, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। और महेश ने कहा कि मैं भी 15 दिन का समय नहीं दे पाऊँगा। हाँ, पैसे की मदद कर सकता हूँ। बस गिरीश ने कहा, बस भैया, तुम तीनों से बहुत सुन लिया। बाबूजी के गुजर जाने के बाद माँ ने हम लोगों को भूखे रहकर पाला। आज हमारी माँ चली गई है तो जगह नहीं है। मैं ले जाऊंगा अपनी माँ को, मैं करूंगा सब काम। हाँ, आप लोगों के पास समय होगा तो आप आ जाना, वरना लोग कहेंगे 4 बेटे अर्थी को कंधा भी एक साथ नहीं दे सके। कहते कहते सबसे छोटा बेटा गिरीश रो पड़ा और गिरीश के पास ही माँ रहती थी। साथ संगत जी, एक माँ 4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक माँ को 4 बच्चे नहीं पाल सकते हैं। साथ संगत जी, ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने माता पिता का आदर करना है, उनकी सेवा करनी है, उनका सत्कार करना है। अगर हम इस बात को मानते हैं, अगर हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की शिक्षाओं पर अमल करते हैं, तो हम अपने माता पिता की दिल से, श्रद्धा से सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। माता पिता ही होते हैं, इनका कर्जा कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माँ ने किस तरह हमारा पालन पोषण किया, पिता ने किस तरह कमा कमा कर हमें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और गुरु ने हमें ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान देकर हमें मुक्त किया है। हम इनका कर्जा कभी नहीं चुका सकते। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं कि यह सच्चे पातशाह, जो आप जी हमें शिक्षाएं दे रहे हैं कि हमने माता पिता का आदर करना है, गुरु का आदर करना है, तो हमने इन बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में डालते जाना है और आशीर्वादों के पात्र बनना है और सतगुरु की रहमतों से अपनी झोलियां भरनी है। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।